पिछले बार हम लोग जो लेक्चर अपलोड किए थे यूट्यूब के ऊपर, उसमें हम लोग डाले हुए थे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को रखना चाहिए, सब्जेक्ट का चॉइसिंग क्या होगा बच्चों का, और कौन सा सब्जेक्ट बेटर होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंपलसरी पेपर अकाउंट्स था। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कंपलसरी पेपर है क्लास 11th के लिए अकाउंट्स, उसका सिलेबस क्या होगा, आखिर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हम लोगों को अकाउंट्स के अंदर, ये जानकारी होना चाहिए। कंपलसरी पेपर है, जो भी बच्चे कॉमर्स लेंगे ये सारे बच्चे को ये पेपर लेना ही पड़ेगा। इसका नाम है अकाउंटेंसी पूरा होता है, शॉर्ट में हम लोग इसको अकाउंट्स बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जाने कि अकाउंट्स का सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में अकाउंट्स के लिए, तो ये पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा या सब्जेक्टिव पूछेगा, क्या पूछेगा, ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और पूछेगा तो पैटर्न उसका क्या होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना आंसर करना होगा, हर चीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये हम लोग सबसे पहले चैप्टर को, तो अगर अकाउंट्स को देखें तो क्लास 11th का अकाउंट्स दो पार्ट में बटा हुआ है। क्लास 11th का जो अकाउंट्स है कितने पार्ट में बटा हुआ है, दो पार्ट में। यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। अगर हम अकाउंट्स के सिलेबस की बात करें तो अकाउंट्स का सिलेबस दो पार्ट में बटा हुआ है क्लास 11th का। पहला है पार्ट ए, पार्ट ए, और दूसरे को हम लोग पार्ट बी बोलते हैं। पार्ट बी में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। और पार्ट ए में आपको अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग पढ़ना है, या अकाउंटिंग भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। आधारभूत लेखांकन। तो आपके अकाउंट्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स का सिलेबस कितने पार्ट में बटा हुआ है, दो पार्ट में। पहला पार्ट हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग को हम लोग बोलते हैं लेखांकन, और अकाउंट्स को हम लोग बोलते हैं खाता। ठीक है, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है बुक का नाम है अकाउंटेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं लेखा शास्त्र। क्या बोलते हैं, लेखा शास्त्र। तो पार्ट ए के अंदर हम लोगों को बेसिक अकाउंटिंग पढ़ना है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। बेसिक मतलब है कि अकाउंटिंग जानने के लिए जनरली लोगों को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, लेखांकन सीखना चाहते हैं, तो जानकारी क्या होनी चाहिए ये हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। और इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है फाइनल अकाउंट, एक कंपनी, एक बिजनेस अपना प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालता है, कैसे उस बिजनेस को पता चल जाता है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट का मतलब है कि उसके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना उसका लोन है, कितना उसका अपना पैसा लगा हुआ है, ये सारा जानकारी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता है। तो पार्ट ए और पार्ट बी, हम लोग पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए में कितने सारे चैप्टर्स हैं, तो चलिए देखिए। पार्ट ए में आपके पास जो चैप्टर है जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग बोलते हैं, पार्ट ए को हम लोग बेसिक अकाउंटिंग, या उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कितने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, ये चैप्टर्स नहीं, ये यूनिट है। आपके बुक में और चैप्टर मिलेगा, इसको यूनिट बोलिए। 7 यूनिट है। आप अगर बुक पढ़ेंगे तो और ज्यादा चैप्टर्स मिलेगा। ये एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर्स है। एनसीईआरटी अगर बुक आपके पास है तो उसके हिसाब से ये चैप्टर्स है। और अगर आप एनसीईआरटी के अलावा साइड बुक पढ़ते हैं, दूसरे राइटर का बुक पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। हो सकता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में 2 चैप्टर हो जाता है, थ्योरी बेस में 3 चैप्टर होता है, 3 और 2 5 चैप्टर यही हो गया। जबकि एनसीईआरटी के हिसाब से ये सिलेबस डिजाइन किया गया है। तो एनसीईआरटी और जेसीईआरटी जो झारखंड का है, ठीक है, झारखंड और नेशनल, तो दोनों का सिलेबस ये डिजाइन किया गया। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, लेखांकन का परिचय, आखिर अकाउंटिंग होता क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहले हम सारा चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, बता देते हैं, उसके बाद हम आपको फर्स्ट चैप्टर से ही समझाएंगे। चैप्टर 2 आपको पढ़ना है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, आखिर अकाउंटिंग करने का बेस क्या है, किस आधार पर आप अकाउंटिंग करते हैं। चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट, यानी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जो बिजनेस में लेन देन होता है उसको कैसे लिखेंगे, बिजनेस में लेन देन को कैसे लिखेंगे, वो हम लोगों को पढ़ाना है फर्स्ट। और फिर यहाँ पे हम लोगों को वही चीज पढ़ना है
कि बिजनेस में लेन देन को कैसे लिखेंगे। तो सेकंड का मतलब है कि कुछ लेन देन लिखने यहाँ सिखाएंगे और कुछ लेन देन लिखने यहाँ। जैसे बैंक में लेन देन कैसे लिखाता है, बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, पैसा बैंक से निकालते हैं, तो बैंक तो रिकॉर्ड रखता है ना, कैसे रखता है। और सोचिए कितना अच्छा अकाउंटिंग रखता है कि आप जैसे एटीएम से पैसा निकालते हैं आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपके खाते से कट गया। आप जैसे बैंक में जमा कर देते हैं मैसेज आ जाता है कि आपके पास जमा आ गया। संडे हो, मंडे हो, रात हो, दिन हो, फोन पे से पेमेंट मार दीजिए, एकदम हिसाब क्लियर है। कभी गड़बड़ी बैंक के साथ नहीं होती। तो बैंक आखिर कैसे लिख के रखता हो, ऐसा क्या बैंक का सिस्टम है लिखने का जिससे बैंक में कभी कोई गड़बड़ी होती ही नहीं है। और एक राशन दुकानदार को देखिए 5,000 10,000 का बिजनेस नहीं करता है, उसको बहुत परेशानी होती है, हिसाब नहीं रख पाता है। और बैंक हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 1 रुपया का गड़बड़ी नहीं। उतना छोड़ दो, आप जियो, जियो का सिम कार्ड तो सब यूज करते हो, जब तक आपका रिचार्ज रहेगा तो ये पूछने नहीं जाएगा कैसे हो। रिचार्ज खत्म होने के 3 दिन पहले से धमकाना शुरू कर देता है। आखिर कैसे पकड़ लेता है कि मेरा रिचार्ज खत्म है, बताइए। 25 करोड़ कंज्यूमर है जियो के पास, कम से कम 25 करोड़ कंज्यूमर है, वैसे ऊपर ही चला गया, इससे ज्यादा ही चला गया, लगभग 25 करोड़ के आसपास में कंज्यूमर है। 25 करोड़ में हमको कैसे ढूंढ लिया कि मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला। और हमारे ट्यूशन में 500 स्टूडेंट है, लेकिन ढूंढ नहीं पाते कि कौन बच्चे का फ्री ड्यूज है। किसी राशन दुकानदार के पास 500 ग्राहक है, ढूंढ नहीं पाता है किसका कब ड्यूज अमाउंट है, किसको कब पैसा देना है, कौन देने के बारे में कब बोला है, ढूंढ ही नहीं पाता है। 500 ग्राहक में ढूंढना मुश्किल है, 25 करोड़ कस्टमर में सही से ढूंढ ले रहा है। क्या अंतर लगता है क्या इसके पास 25 करोड़ कस्टमर को ढूंढने में ये खूब सारा आदमी रखा होगा? नहीं, 10 या 15 स्टाफ होगा, बस 10 स्टाफ मिलकर 25 करोड़ आदमी को ढूंढ लेता है, कहीं रोज ढूंढ देगा। और ये कोई उपाय नहीं, आप कुछ भी कर लो नहीं होने वाला। अच्छा, यहाँ क्या है कि रिचार्ज खत्म होने से 3 दिन पहले से आपको बोलना शुरू करेगा, रिचार्ज जिस दिन खत्म होना उस दिन मैसेज मारेगा, और नहीं कराओगे तो फोन भी करेगा। सोचो तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा, जबकि इसमें संभव नहीं है। एक बार फोन करने के बाद आदमी भूल जाता है, फिर भूल गया कब डेट बोला था। तो ये अकाउंटिंग सही नहीं है। अकाउंटिंग आपको ये सीखना है। कौन सा अकाउंटिंग सीखना है? कि ऐसा अकाउंटिंग सीखेंगे कि किसी व्यक्ति का एक चवन्नी आगे पीछे ना हो, जो डेट बोला उस डेट में हम पेमेंट लेंगे, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, एकदम प्रॉपर हो। इसलिए जियो कौन सा सिस्टम लगाता है, हम लोग जब पढ़ेंगे अभी आगे कि अकाउंटिंग करने के 2 सिस्टम है। अभी उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको कि अकाउंटिंग के 2 सिस्टम है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पढ़ना है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये देखिए एक ऐसा चैप्टर है, ये तो हो गया ट्रांजेक्शन लिखने का, जिसमें आपको जर्नल लिखना है, लेजर लिखना है, बहुत सारा कैश बुक बनाना है। बैंक रिकन्सिलेशन का मतलब है कि जब बैंक के साथ आप लेन देन करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक का पास बैंक के पास कैश बुक होता है और आपके पास पासबुक होता है, उसका बैलेंस मिसमैच हो जाता है। मतलब मेरा वाला पासबुक में कुछ और बैलेंस दिख रहा है और बैंक वाला में कुछ और दिख रहा है। अगर ऐसा हो गया, गड़बड़ी हो गई बैंक बैलेंस और आपके बैलेंस में, तो मिलाइएगा कैसे, ठीक कैसे कीजिएगा? तो उसको ठीक करने के लिए बनाते हैं हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये गलती हम लोगों का पासबुक और कैशबुक का ज़्यादा लफड़ा नहीं रहता है, हम लोग का बराबर ही रहता है। गड़बड़ी सिर्फ उसका होता है जो बिजनेसमैन होता है, जो बहुत ज़्यादा लेन देन करता है, उसी का ना गड़बड़ाने के डर रहता है कि कोई चेक काटा और उसको ध्यान नहीं दे रहा, बैंक से पैसा निकल गया और वो लिखा ही नहीं, अब यहाँ हो गया मिसमैच। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो बैंक कैसे अपनी गलतियों, मतलब बैंक की गलती या कस्टमर की गलती को कैसे ठीक करेंगे, वो हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में देखेंगे। ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स एक चैप्टर है। देखिए गलती हो जाएगी, गलती इस दुनिया में सबसे होती है, अगर कोई गलती हो गई तो उसको ठीक कैसे करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और लास्ट है डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, प्रोविजन पढ़ेंगे। ये सब नहीं पता आपको डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं ह्रास, ह्रास लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट को जब यूज करते हैं, किसी भी संपत्ति का जब इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसका मार्केट वैल्यू हमेशा गिरता है। जिस भी प्रॉपर्टी को आप यूज करोगे उसका मार्केट वैल्यू हमेशा क्या होगा, गिरेगा। और इसी कमी को जो गिर जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जैसे मोटरसाइकिल आप खरीदे थे 1 लाख रुपए में, आज क्या 1 लाख मिलेगा? घर का कोई भी चीज खरीदे हैं जितने में उतना नहीं मिलेगा, हमेशा वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। और उसी घटने को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। सिर्फ ये डेप्रिसिएशन जमीन के ऊपर नहीं लगता। किसके ऊपर नहीं लगता है? जमीन, क्योंकि जमीन का वैल्यू घटता नहीं है, जमीन का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो जमीन में डेप्रिसिएशन ना लग के एप्रिसिएशन लगता है, जमीन का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। जमीन में डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जमीन में क्या लगता है, एप्रिसिएशन। तो हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए नीचे के चैप्टर्स को डिस्कस कर ले। इसमें हम लोग को फाइनल अकाउंट पढ़ना है।
दो ही चैप्टर है, एक विदाउट एडजस्टमेंट जिसमें एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, और एक में बोलता है एडजस्टमेंट रहेगा। दो चैप्टर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, देखिए सेम है, देखो है। एक में सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं रहेगा और इसमें एडजस्टमेंट रहेगा, यानी टोटल मिला के देखिए तो 7 और 2 कितना चैप्टर पढ़ना है, 9 चैप्टर एनसीईआरटी या जेसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन अगर हम साइड बुक की बात करें तो इसमें अच्छा खासा चैप्टर पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग होता क्या, ये तो जान ले। तो चलिए यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग का क्या इस्तेमाल है बताइए। अकाउंटिंग को अगर हम देखें तो अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अच्छा हर बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो अपने लेन देन को लिखता है कि नहीं लिखता है, लिखता है। हर बिजनेसमैन को लिखना पड़ता है, इसलिए लिखता है ताकि उसको प्रॉफिट और लॉस का जानकारी हो सके। अगर लिख के ही नहीं रखेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कितना का माल बेच दिए। जो नहीं लिख के रखता उसको पूछो कितना का सामान बेच दिया, उसको पता ही नहीं। तो याद रखिएगा हर बिजनेसमैन चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो अपने लेन देन को लिख के रखता है, और उसी लिखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर खाली लिखना शामिल नहीं होता है, बहुत सारा काम और भी होता है, लेकिन अभी वो सारे काम आपको समझ नहीं आएगा। अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। किसी भी बिजनेस के लेन देन का लेखांकन, सॉरी इसको हम लोग रिकॉर्डिंग ही बोलते हैं या लिखना बोलते हैं। किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद समराइजिंग करते हैं, सारांश तैयार करना। उसके बाद क्या करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं, और कम्युनिकेशन करते हैं। ये सब जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तब समझ में आएगा। इसको बोलते हैं संदेश वाहन, इसको बोलते हैं निर्वचन। क्लास जब स्टार्ट करेंगे तब समझ आएगा, अभी सिर्फ आप समझिए। बिजनेस में किसी ट्रांजेक्शन को लिखना, वर्गीकरण करना, सारांश तैयार करना, ये सारा काम अकाउंटिंग के अंदर आता है। सारा काम किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग। लेकिन इसमें से अभी बहुत सारा काम आप जानते ही नहीं कि ये बिजनेस में होता है। आप अभी तक जो जान रहे हो ये जान रहे हो कि बिजनेसमैन क्या करता होगा, अपने लेन देन को लिखता होगा। लेकिन लिखने से आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, केवल लिख देने से जानकारी मिलेगा क्या, जानकारी के लिए सब काम करना पड़ता है। लेकिन हम लोग अभी लिखने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको सीखते हैं। लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, यानी अकाउंटिंग के कितने सिस्टम है रिकॉर्डिंग के। तो भाई याद रखना है बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बात करते हैं हम लोग, सिस्टम ऑफ। तो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो दो तरीके के से अकाउंटिंग होता है। लेखांकन की कितनी विधियां हैं, दो। लेखांकन की कितनी विधियां हैं, दो। पहला होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको बोलते हैं इकहरा लेखा प्रणाली, इकहरा लेखा प्रणाली। और इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ नहीं ले, पीडीएफ में लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसको व्हाइट बोर्ड में लेके चलते हैं, तब आपको जल्दी समझ आ जाएगा। यहाँ चलते हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग।
पहला कौन सा है? सिंगल एंट्री सिस्टम। इकहरा लेखा प्रणाली। और दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। इस दुनिया में दो सिस्टम डेवलप किए गए रिकॉर्डिंग करने का। नहीं, बिजनेस में अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, लेन देन को लिखना चाहते हैं, तो कितने सिस्टम डेवलप किए गए? दो सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए सुटेबल होता है? सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटा छोटा जो बिजनेस है ना, उसके लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त। छोटा बिजनेस के लिए सुटेबल है। सिंगल मतलब समझ रहे हो? सिंगल मतलब एक बार, एंट्री मतलब लिखना, सिस्टम मतलब मेथड, ऐसा मेथड जहाँ पे लेन देन, जो लेन देन बिजनेस में होता है ना, उसको कितना बार लिखते हैं? एक बार। वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। बताइए, गांव का राशन दुकानदार क्या करता है? लेन देन को एक बार लिखता है या दो बार? एक बार लेन देन करता है, अपने कॉपी में खाली लिखता है, आपको तो कुछ लिखे नहीं देता, रसीद काट के देता है। तो जहाँ रसीद नहीं मिल रहा है वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। और जहाँ रसीद काट के दे रहा है, तो रसीद काटता है तो दो रहता है, एक उसके आपको देता है, एक नीचे कार्बन लगा के रखता है। वो कौन सिस्टम है? यानी दो बार लिखा है, एक अपने पास लिखा है, एक आपको दिया। तो डबल एंट्री सिस्टम। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ बिजनेसमैन जो छोटा होता है वो आपको रसीद काट के नहीं देगा। आप सब्जी खरीदने जाएगा तो रसीद काट के, हाँ, फल खरीदने जाएगा रसीद काट के नहीं देगा। तो जो छोटा बिजनेसमैन कौन सिस्टम रखता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। और बड़ा बिजनेसमैन कौन सिस्टम रखता है? तो बोलता है सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल है? लार्ज बिजनेस। बड़े व्यवसाय के लिए क्या होता है? बड़े व्यवसाय के लिए उपयुक्त होता है। बड़े व्यवसाय के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। यानी डबल एंट्री सिस्टम कहाँ पे लगेगा? छोटे बिजनेस में या बड़े बिजनेस में? यानी रिलायंस इंडस्ट्री कैसे अपना हिसाब रखती है? तो डबल एंट्री सिस्टम। और छोटा छोटा चाय बेचने वाला राशन दुकानदार कैसे हिसाब रखता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। याद रहेगा सबको? सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं हिसाब करने के लिए, अपने हिसाब कर लेता है लोग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे ये बड़ा बिजनेस होगा वहां देखिएगा स्टाफ रहता है हिसाब करने वाला, यानी रुपया पैसा के लिए अलग आदमी रहता है। तो जो बड़ा बिजनेस होगा, जिसके यहाँ ज्यादा लेन देन होता है, वो अपने यहाँ डबल एंट्री सिस्टम रखता है। और जिसके यहाँ कम लेन देन होता है वो अपने यहाँ क्या रखता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। कहीं कोई दिक्कत है? सिंगल एंट्री सिस्टम सबसे इजी सिस्टम है इस दुनिया का। इसके लिए कॉमर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्या देश में जितने छोटे छोटे बिजनेसमैन है, जो पान बेच रहा है, पान मसाला बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, सब कॉमर्स पढ़ा हुआ है। ये अपने लिख लेता है, इसके लिए कॉमर्स का कोई जरूरत नहीं है। तो इसको बोल सकते हैं इजी मेथड, इजी सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? आसान है। इतना आसान है कि कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप रुपया पैसा गिनने उन्ने जानते हैं तो आप इसमें हिसाब रख सकते हैं। लेकिन ये क्या सिस्टम आसान है? ये आसान है? ये क्या है? डिफिकल्ट है थोड़ा, डिफिकल्ट सिस्टम। कठिन पद्धति। अच्छा, जब डिफिकल्ट है तो इसीलिए तो आपको कॉमर्स पढ़ना पड़ रहा है। अब आप बताओ, आप लोग जो कॉमर्स पढ़ रहे हो लेकर, वो किसके लिए पढ़ रहे हो? सिंगल एंट्री सिस्टम जानने के लिए या डबल एंट्री सिस्टम? या आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है? या आप एक दिन दुकानदार के बगल में बैठ जाओगे, सीख जाओगे कैसे लिखता है? दुकानदार के बगल में बैठोगे तो आप सीख जाओगे कैसे लिखता है। आपको कौन सा पढ़ने की जरूरत है? डबल एंट्री सिस्टम। इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? डबल एंट्री सिस्टम पढ़ने वाले हैं। डबल एंट्री सिस्टम ही हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखें कि डबल एंट्री सिस्टम कब आया इस दुनिया में। सिंगल एंट्री सिस्टम कब आया, इसके लिए कुछ नहीं बताने का जरूरत है, क्योंकि जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया का निर्माण हुआ होगा, तब से हिसाब किताब होगा। अरे दुनिया जब से बना तब से रुपया पैसा होगा ना जी। तो हिसाब किताब होगा, इसका मतलब है कि जब से इस दुनिया का निर्माण हुआ है,
तभी से ये सिंगल यूनिटी सिस्टम चल रहा है। बात समझ गए? अब पता लगाइए कि कभी दुनिया बनी, जब बनी होगी तब से ये सिंगल यूनिटी सिस्टम चल रहा है। लेकिन डबल यूनिटी सिस्टम कब आया है? 1494 में आया। कब आया है? 1494 में, याद रखना है। डबल यूनिटी सिस्टम कब आया? 1494 में। कौन लाया? फादर कौन है? लूका पेसोली, CIOLI नाम है, लूका पेसोली। 1494 में लूका पेसोली एक व्यक्ति थे जिन्होंने डबल यूनिटी सिस्टम को जन्म दिया और बताया कि नहीं, बिजनेस में लेन देन को 2 बार लिख सकते हैं। एक बार लिखने को क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। 2 बार लिखने को क्या बोलते हैं? डबल एंट्री। और 2 बार से ज़्यादा लिखा नहीं जाता। आप देख लो, बड़े बड़े दुकान में चले जाना, जो रसीद कटता है वो 2 कटता है। एक उसके पास रहेगा, एक आपके पास रहेगा। इसका मतलब 2 बार रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप बड़े मॉल में चले जाना, जो रिसिप्ट निकलता है ना पेमेंट करने के बाद, 2 निकलता है, कि वो रख लेगा, एक फाड़ के आपको दे देगा। तो याद रखिएगा वहाँ पे कौन सा सिस्टम रखता है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि किसी भी लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2। आप खुद बताओ, लेन देन में कितने पार्टी होंगे? लेन देन, अगर कोई लेन देन खरीद, जैसे हम खरीद रहे हैं, तो हम अगर सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पे कितने पार्टी होंगे? 2। हम एक खरीदने वाले और एक बेचने वाला। ऐसा हो सकता है कि अकेले हम हैं? 2 पार्टी, एक खरीदने वाला, एक बेचना। आप पैसा दे रहे हो तो एक देने वाला है, एक लेने वाला, 2 पार्टी रहेगा। और दोनों पार्टी के बुक में अगर हम लिखते हैं, दोनों पार्टी के हिसाब में अगर चढ़ाते हैं, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे किसी लेन देन के दोनों पक्ष, जो 2 पार्टीज होंगे, दोनों पार्टी के यहाँ हिसाब किताब करते हैं। यानी ऐसा सिस्टम जहां पे किसी ट्रांजेक्शन के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है, कौन सा सिस्टम कहलाता है? डबल एंट्री सिस्टम। कहीं कोई दिक्कत है? इसके फादर का नाम क्या है? लूका पेसोली। इन्होंने डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? पूछता है ये किस कंट्री के थे? तो इटली के थे। कहाँ के थे? इटली। इनका देश का नाम है इटली, वहीं पे ये डेवलप किए। अच्छा, 1494 से पहले दुनिया में क्या चलता था? सिंगल। सिंगल पहले चल रहा था। 1494 में डबल आ गया। तो डबल आ गया तो इसका मतलब आप बिजनेसमैन के पास 2 ऑप्शन है, पहले बड़ा हो बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो। 1494 से पहले सब सिंगल ही रखता था, लेकिन जब 1494 में इसको डेवलप किया गया होगा तो अभी 2 ऑप्शन है, या तो आप इसी में रह जाओ या तो अपने आप को डबल में। अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन स्टार्टिंग में बिजनेस खोला, छोटा बिजनेस था तो सिंगल रखा, बाद में उसका बिजनेस बड़ा हो गया, तो क्या करेगा वो? अपने सिंगल से कन्वर्ट करके कहाँ पहुंच जाएगा? डबल में। सिंगल से बदल के कहाँ पहुंच जाएगा? डबल में। याद रहेगा? तो डबल एंट्री सिस्टम में 1494 के बाद वैसे बिजनेसमैन गए जो बड़े बिजनेस थे, जिनके यहाँ ज़्यादा लेन देन होता था। कहीं कोई दिक्कत है? कौन से देश के व्यक्ति थे लूका पेसोली? इटली के। और लूका पेसोली को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता। कब डेवलप किए थे? 1494 में। कब डेवलप किए थे? 1494। कोई दिक्कत किसी को? ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे जब इसका, तो क्लास में एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ बताएंगे अकाउंटिंग के अंदर हम लोग करते क्या है। और अकाउंटिंग का फील्ड ही एक अलग है, दुनिया अलग है। अगर आप देखें तो अकाउंटिंग का दुनिया अलग है, मज़ेदार चीज़ है। अकाउंट्स में करियर बनाना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी कंपनियां आज के समय में आप देख रहे हैं, सब कंपनियों में हिसाब किताब तो करना पड़ेगा, चाहे वो जो भी कंपनी हो, और सब में एक अकाउंटेंट का जरूरत पड़ेगा। अगर आप अकाउंटिंग अच्छा से सीख जाते हैं, चूँकि अकाउंटिंग रटने वाला चीज़ नहीं है, और इसमें ना नंबर काम देगा, मार्क्स लाने वाला चीज़ ही नहीं है। अगर नॉलेज है तभी ना कमा पाएगा, नॉलेज नहीं है तो अकाउंटिंग में आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। अब एक एक करके हम लोग इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर उसका क्लास स्टार्ट करेंगे, जो यूट्यूब पे भी जाएगा और एप्लीकेशन में भी जाएगा। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मेरा नंबर सबके पास दिया ही रहता है, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। इस नंबर पर वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर वो क्लास करना चाहता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन के लिए हजारीबाग आना पड़ेगा, और ऑनलाइन वो घर बैठे कहीं भी पढ़ सकता है। उसके लिए मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेगा, प्ले स्टोर से कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम पर एप्लीकेशन है। थैंक यू।